बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के वीलॉग में आपको बताएंगे कि पार्लियामान में करारदाद पास हो गई है जी। उन्होंने जो कहा था कि हम करारदाद पास करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, वो करारदाद पास हो गई है। अब मैंने कल भी कहा था, मैं उसको रीट्रेट कर देता हूँ कि इस करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि पार्लियामान के करारदाद पास कर देने से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला रिवर्स हो गया है या हो जाएगा या हो सकता है या अंडू हो जाएगा या हुकूमत पाबंद नहीं रहेगी इस फैसले को मानने की, तो ये सरासर गलत है। ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि करारदाद की कोई लीगल वैल्यू, कोई कानूनी हैसियत, कोई कानूनी अहमियत उस लिहाज से नहीं होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी फैसले को अंडू कर दे या उसको रिवर्स कर दे या हुकूमत को उसको मानने की पाबंदी से आज़ाद कर दे। ऐसा हो नहीं सकता है। हो कैसे सकता है? मिसाल के तौर पे अगर पार्लियामान कोई कानून साजी करती है जिसको एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट कहते हैं, पहले भी इन्होंने एक कानून साजी की है जिसके तहत आर्टिकल 184(3) अस खुद नोटिस की अपील को मुतारिफ कराया। अभी भी ये कोई कानून साजी कर तो सकते हैं, पार्लियामान का डोमेन तो है कि ये कोई भी ऐसा कानून पास कर दे, मिसाल के तौर पे कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का ये फैसला कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर दुरुस्त नहीं है और इसको हुकूमत को नहीं मानना चाहिए। टेक्निकली, थ्योरेटिकली ये कानून हुकूमत वक्त पास कर सकती है। लेकिन फिर अगला सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत वक्त ये कानून पास कर देती है तो क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा? होगा ये कि अगर हुकूमत ये कानून पास करती है तो वो कानून सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई चैलेंज कर देगी, पीटीआई उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी, तो वहाँ पर बहस होगी कि क्या हुकूमत ये कानून पास कर सकती थी। क्योंकि कोई भी कानून ऐसा हुकूमत या पार्लियामान पास नहीं कर सकता जो आइन से मुतसादिम है, नंबर 1, और नंबर 2 वो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स की खिलाफ वर्जी है। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने LLB पार्ट 1 में हमें सिखाया था जब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ उन्होंने पढ़ाया। सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो प्रिंसिपल है, और यकीन करें, मैं आपसे बड़ी ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगर एक ये प्रिंसिपल फॉलो हो जाए ना जी, तो पाकिस्तान के तो यकीन करें बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स ये कहता है कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स है। 3 इदारे हैं, तीनों के अपने अपने इख्तियारात हैं, अपनी ताकत है, और तीनों एक दूसरे के कामों में मुदाखलत नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे पार्लियामान है तो पार्लियामान का काम कानून बनाना है। एग्जीक्यूटिव, अदलिया, ब्यूरोक्रेसी वगैरह जिसको कहते हैं, उसका काम कानून का नफाज है, और अदलिया उसका काम कानून की तशरीह है। तो अगर इस तरह का कोई कानून पास कर देती है हुकूमत कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नहीं माना जाएगा, तो ये प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स की वायलेशन होगी, और इस बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट उस एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट को स्ट्राइक डाउन यानी कि कलअदम करार दे देगा। अब सुप्रीम कोर्ट उसको कलअदम करार दे देगा तो बात वहीं पर वापस आ जाएगी। लेकिन ये मैं उस सूरत में कह रहा हूँ कि अगर पार्लियामान कोई कानून ऐसा पास करता है, अभी तो वहाँ तक बात ही नहीं, अभी तो सिर्फ करारदाद की बात है ना, तो करारदाद की हद तक मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि इसकी कोई कानूनी हैसियत है ही नहीं सिरे से कि इसकी बुनियाद पर हुकूमत वक्त ये कहे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना चाहिए। मौलाना असद महमूद, मौलाना फजल रहमान के जो साहबजादे हैं, उनका एक स्टेटमेंट आज कोर्ट हो रहा है कि उन्होंने कहा कि ये पार्लियामान वज़ीर आज़म को ये कहता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माने। ये पार्लियामान, ये भाई पार्लियामान कैसे कहता है? पहली बात तो ये कि क्या आप खुद पार्लियामेंट हैं? यू आर जस्ट वन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड यू हैपन टू बी इन द कैबिनेट। तो क्या आप खुद पार्लियामेंट हैं? इस पार्लियामेंट में तो ऑपोजिशन ही नहीं है, जिसका बड़ा कलीदी किरदार होता है, और जब तक ऑपोजिशन नहीं होती पार्लियामान मुकम्मल नहीं होता। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक चेक रखते हैं हुकूमत वक्त पे कि वो अपने मामला है। तो इस पार्लियामान की अखलाकी लिहाज से तो हैसियत ही नहीं है, इखलाकी लिहाज से तो इस पार्लियामान की हैसियत नहीं है। तो एक तो ऑपोजिशन गायब है, दूसरा ये कि आप फ़र्द वाहिद होकर कैसे कह सकते हैं कि ये पार्लियामान हुकूमत वक्त या वज़ीर आज़म को कहता है कि आप सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ना माने। अगर आपने ये कहना ही है पार्लियामान ने, देन यू विल हैव टू पास एन एक्ट, यू विल हैव टू डू सम लेजिस्लेशन, और वो लेजिस्लेशन भी पूरी नहीं हो सकेगी। मकसद क्या है? मकसद ये है कि आज एक करारदाद पास हो गई है, 10 अप्रैल को हुकूमत वक्त ने फ़ंड्स रिलीज़ करने, और ये देखें ना, ये भी बात आई कि ये भी डिस्कशन हुई आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि फ़ंड्स रिलीज़ ना करें, इसके ऊपर एक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट भी आ सकता है। यानी कि इसके ऊपर बात आई है सामने कि लेजिस्लेशन, कानून साजी हो सकती है कि हुकूमत के पास इलेक्शन कमीशन को इलेक्शंस करवाने के लिए फ़ंड्स इजाफी नहीं है, हम प्रोवाइड नहीं कर, इसके ऊपर एक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आ सकता है। इसका जवाब ये है कि ये फ़ंड्स जो हैं, जो इस वक्त हुकूमत कहती है कि नहीं है, मैं दिन नहीं दे सकती, ये किसी के बाप के फंड्स तो नहीं है, ये तो रियासत का पैसा है, ये तो रियासत पाकिस्तान का, ये तो सरकारी ख़जाना है, ये तो कौम की इमानत है।
ये तो 22 करोड़ लोगों का हक है जिसके ऊपर इस वक्त जो है हुकूमत वक्त अगर काबिज हो जाती है तो ये तो बहुत गैर कानूनी एक फेल होगा कि आप अपनी मर्जी से कहें कि ये सरकार, यू आर नॉट देयर एज अ डिक्टेटर। आपके पास ऐसा नहीं है कि ऐसे इख्तियारात हैं कि आप मर्जी से कहें कि हम फंड्स ही नहीं रिलीज़ करते। किसी के बाप का पैसा नहीं है। जहाँ पे फंड्स रिलीज़ करने बनते हैं वहाँ पर आपको फंड्स रिलीज़ करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आप कानूनी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी करेंगे जिसके कानूनी नताइज निकलेंगे। और अगर इसी तरह से ये मुल्क आप समझते हैं कि चल सकता है या चलाना है तो फिर तो कोई कुछ बचेगा ही नहीं इस मुल्क के अंदर। फिर तो ऊपर से लेकर नीचे तक यही अप्रोच को फॉलो किया जाएगा। आज आप कहते हैं कि फंड्स नहीं देते इलेक्शंस के लिए, इसके ऊपर एक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट पास कर नहीं कर सकते ना। आइन के अंदर जब दर्ज है कि इलेक्शन होना है 90 दिन के अंदर, तो तमाम हुकूमती इदारों ने और हुकूमत वक्त ने और केयर टेकर सेटअप ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत करनी। यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा। आज आप कह दें कि फंड्स नहीं देते हैं, कल को एक SHO बोलेगा कि जो फंड आया थाने का वो नहीं देता, थाने के ऊपर नहीं लगाता। एक पटवारी एक तहसीलदार बोलेगा, और बहुत हद तक होती है, खुरदबुर तो होती है, करप्शन तो होती है लेकिन छुप के होती है। लेकिन ये तो ढटाई है, ये तो बेशर्मी है, ये तो ढटाई है, ये तो बदमाशी है कि आप कहें कि जी नहीं फंड्स देते। ऐसे तो नहीं हो सकता। कैसे नहीं देते भाई? क्यों नहीं देते भाई? आपके जाती फंड्स हैं, आप घर से लेकर आए थे और घर से लाकर आपने सरकारी खजाने में डाले थे? नहीं ना, ये तो हुकूमत के, रियासत के फंड्स हैं जिनके ऊपर हुकूमत पहरा दे रही है और कानून के मुताबिक उसने उसको रिलीज करना है जहां जहां उसकी ज़रूरत है, तो वो तो आपको करना पड़ेगा। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ होगी वो भी कामयाब नहीं हो सकती है। लेकिन सिर्फ एक चीज़ कामयाब हो सकती है इस हुकूमत की, वो क्या है? वो है डिलेइंग टैक्टिक्स। वही कर रहे हैं। करारदाद है, आज करारदाद की बुनियाद पे कहते हैं कि फंड्स रिलीज नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट बुला लेगा सेक्रेटरी ख़जाना को, वो कहेगा जी पार्लियामेंट ने करारदाद पेश कर दी, मिनिस्टर ने मुझे कह दिया, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि ये करारदाद की तो कोई कानूनी हैसियत नहीं है, आपको तो फंड्स रिलीज़ करने चाहिए, करें, फंड्स रिलीज़ करें। डायरेक्शन देगा, फिर एक डेट पड़ेगी, फिर वो वापस आएंगे। फिर अगर सेक्रेटरी ख़जाना अपने तय कर भी देता है तो ऊपर से कोई उसको रोक देगा, फिर उसको बुला के सुप्रीम कोर्ट हुक्म देती है। फिर करते 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 करते, जैसे कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब तक बात वज़ीर आज़म पे नहीं जाएगी, द बक स्टॉप्स एट द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जब तक बात वहाँ पर नहीं जाएगी तब तक ये इसको डिले करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। और ऐन मुमकिन है कि जब बात वज़ीर आज़म तक चली जाए, यानी कि शहबाज शरीफ तक, तब भी ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने की बजाय वज़ीर आज़म यानी कि शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ साहब कुर्बानी दे दें, जैसे कि यूसुफ रज़ा गिलानी की कुर्बानी दी थी आसिफ अली जरदारी साहब ने। उन्हें कह दिया था कि आपने ख़त नहीं लिखना स्विस अथॉरिटीज़ को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, चाहे आप नाअहली क्यों ना करार दे दिए जाएं, चाहे आप पे कंटेम्प्ट क्यों ना लग जाए। तो ये हो सकता है शहबाज शरीफ के साथ इवेंचुअली नवाज शरीफ साहब उनको नाअहली करार क्यों ना करवा दें, लेकिन हो सकता है कि वो आखिर तक उन्हें कहें कि आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना। वो फिर जाएंगे, फिर कोई और आएगा। लेकिन इस तरह से आप अगर निज़ाम को मफलूज कर देंगे ना, आप बात ही नहीं मानेंगे, कानून आपने मानना ही अगर नहीं है तो फिर उससे मामलात ख़राब होंगे। तीसरी बात मैं आपसे अर्ज़ करूं कि आज एक ये भी बात हुई है फ्लोर ऑफ द हाउस पे कि इलेक्शन तो आइन कहता है एक ही रोज़ में होंगे। ऐसी कोई बात आइन नहीं कहता। आइन ये ज़रूर कहता है कि जनरल इलेक्शन जो हैं वो 60 दिन के अंदर होने चाहिए जब असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर लेती है। लेकिन आइन ये कहता है साथ साथ कि अगर कोई एक असम्बली या कोई दो असम्बलियाँ वक्त से पहले तहलील हो जाती हैं तो फिर उन असम्बलियों में 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए। यानी कि अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो 60 दिन। और ये मौजूदा वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ड़ का स्टेटमेंट है, ऑन रिकॉर्ड है, जो उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि अगर असम्बली मुद्दत पूरी करती है तो 60 दिन में इलेक्शन, नहीं करती तो 90 दिन में इलेक्शन। ये लॉ मिनिस्टर साहब कह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अब ये कहते हैं कि 90 दिन में इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए। ऐसी बात नहीं है। मिसाल के तौर पे वक्त से पहले एक असम्बली तहलील हो जाए या दो असम्बलियाँ तहलील हो जाएं और 90 रोज़ के अंदर आप इलेक्शंस ना करवाएं, तो क्या आप तब तक जनरल इलेक्शन की डेट का इंतज़ार करेंगे जब तक कि वो दूसरी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती है? केयर टेकर सेटअप जो है, जहाँ पर असम्बली तहलील हुई है, वो किस लीगल जस्टिफिकेशन के तहत आगे चलेगा? नहीं चल सकता। उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। वो फिर ऐसे ही है कि जैसे उस सूबे में उस केयरटेकर सेटअप ने मार्शल लॉ लगा दिया। ये फिर वो वाला मार्शल लॉ नहीं है, ये चंद अफराद का मार्शल लॉ है जो केयरटेकर सेटअप के नाम पे एक मखसूस मुद्दत के लिए आए थे, जिनकी पावर्स बड़ी लिमिटेड सी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर वो कोई काम ही नहीं कर सकते।
बड़ी लिमिटेड पावर्स हैं केयर टेकर सेटअप की, और एक मखसूस मुद्दत है 90 रोज़, इससे ऊपर 91 रोज़ पे वो जा ही नहीं सकते। लेकिन आप कहें कि जी जब तक जनरल इलेक्शंस की डेट नहीं आती तब तक यही केयर टेकर सेटअप चलेगा, तो ये फिर डिक्टेटोरियल है, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। इस पे आर्टिकल 6 इनवाइट हो सकता है क्योंकि ये आइन की सबवर्शन के मुतरादिफ है, और ये तो फिर एक मिनी मार्शल लॉ है मुल्क के एक हिस्से के अंदर या 2 सूबों के अंदर कि वहाँ पे आप केयर टेकर सेटअप चलाते रहें जो कि 90 रोज़ से ऊपर चला जाए। और एक और चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि बात हो रही है इमरजेंसी की भी, उसकी भी खैर ये मतलब कि डरा तो रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी डरा रहे हैं और भी कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक आखिरी चीज़ हो रही है कि जी ये डिस्कशन हो रही है कि मरीम नवाज़ साहिबा जिस तरह से जजों के ऊपर बात कर रही हैं तो ये उनका नया बयानिया है। ये मैंने कुछ बहुत बड़े सहाफ़ियों को कहते हुए सुना कि ये मियां नवाज़ शरीफ का, मरीम नवाज़ का, क्योंकि अब वो सिटिंग इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तो बात कर नहीं सकते, तो उन्होंने चंद जज साहिबान के ख़िलाफ़ बात करना शुरू कर दिया कि हमें इलेक्शंस में इसका फ़ायदा हो ताकि हम अदालती शहीद बन जाएं। देखिए, अदालती शहीद वो शख्स होता है जिसके बारे में अवाम में ये आम तासुर होता है कि इस शख्स को जिस चीज़ की सज़ा दी जा रही है ये उसके ज़िम्मेदार नहीं था। मिसाल के तौर पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो अदालती शहीद के तौर पे याद किया जाता है। या फिर अवाम के अंदर एक आम तासुर होता है कि ये शख्स जो है इस शख्स के साथ ज़्यादती हो रही है, इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं जो कि अदालतों में चल रहे हैं और जिन केसेस में इसको पेश होना पड़ रहा है और जिन केसेस में इसको मिसाल के तौर पे अब सज़ा भी सुनाई गई है, वो हो सकता है अदालती शहीद। लेकिन कोई भी ऐसा शख्स जो गैर कानूनी कोई अमल करे, जजेस को स्कैंडलाइज करे या उनके बारे में कोई ऐसी बात कह दे जो कि मुनासिब नहीं है और उसका कानूनी तौर पर रद्द अमल आए या कानून हरकत में आए और उसके नतीजे में कोई कार्रवाई हो और उसके नतीजे में उसको मिसाल के तौर पे कोई सज़ा सुनाई जाती है, तो फिर वो अदालती शहीद नहीं होता। इस तरह तो फिर हर वो शख्स जिसको अदालत सज़ा सुनाए या जिसके ख़िलाफ़ एक्शन ले, चाहे उसने कोई भी काम किया, वो अदालती शहीद है। हर वो शख्स जिसने कानून तोड़ा है और अदालत उसको उसकी सज़ा सुनाती है या उसको ज़िम्मेदार ठहराती है, वो अदालती शहीद है। तो अदालती शहीद ये नहीं होता कि वो अपनी मर्ज़ी से ट्रबल को इनवाइट करे कानून तोड़ के और उसके बाद जब कानून हरकत में आए तो वो कहे कि जी मैं अदालती शहीद हूँ, देखो मेरे साथ कितनी ज़्यादती हो रही है, आप लोग मुझे वोट करें। ऐसे नहीं बनता कोई अदालती शहीद वो बनता है जिसके बारे में ये तासुर होता है कि इसने कोई गलत अमल नहीं किया या वो गलत अमल नहीं किया जिसकी सज़ा इसको दी जा रही है, वो अदालती शहीद होता है। तो ये वाला जो हरबा है या ये वाला जो प्लान है, मुझे नहीं लगता कि ये आगे जाके काम करेगा, लेकिन बहरहाल फ़िलहाल प्लानिंग यही है। बहुत शुक्रिया ये व्लॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।